हेलो हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था, उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप आज कुछ 75-85 प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करते हैं ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके मुख्य एग्ज़ाम में आपकी बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आज मैं करवाऊंगा वो सारे के सारे प्रश्न ओल्ड पेपर वाले हैं। ओल्ड पेपर मतलब पीछे आरपीएससी के, बोर्ड के, केवीएस के, एनवीएस के या फिर नेट जेआरएफ के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। जो पहले पेपर में पूछे गए प्रश्न है वो आज आपको मैं यहाँ सोल्व करवाऊंगा। और अपने 360 डिग्री सीरीज़ है, तो 360 डिग्री सीरीज़ में उसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे ये प्रश्न पेपर में आए तो कैसे उनका सोल्यूशन करोगे। ठीक है ना। अपने शुरुआत करते हैं। हाँ भी, सभी जितने भी साथी एक बार जो जुड़े हुए हैं वो सभी साथी एक बार इस चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लो। जितने भी साथी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये जितने भी साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सारे साथी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स को एक बार बंद कर दो और इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखना, ताकि आने वाले दिनों में जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उस मेन एग्ज़ाम में आपके प्रश्न है वो हूबहू प्रश्न मिले। ऐसी उम्मीद के साथ में अपने प्रश्न शुरू करते हैं। हाँ जी, अपने पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि सांसारिक में उपसर्ग है। अब सांसारिक शब्द में उपसर्ग छांटिए। सांसारिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये छांटना है। ठीक है ना। अब सांसारिक में कौन सा उपसर्ग है ये छांटना हो तो पहले सांसारिक में, अब दिमाग में तो ये आता है कि सांसारिक में प्रत्यय छांटिए। अब सांसारिक में तो प्रत्यय दिमाग में आता है कि सांसारिक में कौन सा प्रत्यय हो सकता है, और पेपर में पूछा गया सांसारिक में उपसर्ग छांटिए कौन सा है। तो सांसारिक से पहले ये जो सांसारिक शब्द है ना, इसको तोड़ के देखना पड़ेगा। ये सांसारिक शब्द है, ये सांसारिक शब्द, ये जो संसार शब्द है इसके इक प्रत्यय लगने से बना है। ये संसार के इक प्रत्यय लगने से ये सांसारिक बना है। ठीक है ना। अब ये जो संसार शब्द है ना, इसमें उपसर्ग देख लो, इसमें कौन सा उपसर्ग जुड़ रहा है, तो ये सम उपसर्ग जुड़ रहा है और सार मूल शब्द है इसमें। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ रहा है, तो ये सम उपसर्ग जुड़ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर सम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं। हाँ जी, कौंते में प्रत्यय है। अब कौंते में प्रत्यय है ना, तो कौंते में प्रत्यय से पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। तो शब्द क्या होते हैं, कुंती प्लस में ए से मिलकर कौंते बनता है। ये कुंती के ए प्रत्यय लगने से ये कौंते बनता है। ठीक है ना। कुंती के पुत्रों को कौंते बोला जाता है। ठीक है। संतान बोधक प्रत्यय है, अपत्यय संतान बोधक प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो ए प्रत्यय हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में ए प्रत्यय हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मनवंतर में संधि है। मनवंतर में संधि है ना, तो पहले इसका संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करोगे तो अपने आप संधि समझ में आ जाएगी। मनवंतर का संधि विच्छेद होता है मनु और प्लस में होता है अंतर। मनु प्लस में अंतर से मिलकर क्या बनता है, तो मनवंतर बनता है। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है तो इस ऊ का व बन रहा है, बाद में पूरा हो रहा है, वह न अधूरा रह रहा है। इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि है इसमें। ठीक है ना। मनवंतर में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। अगला देखते हैं कि सरसी रूह में समास बताइए। सरसी प्लस में रूह। अब याद रखो कि जब भी कोई ये समास शब्द पूछा जाए और ये शब्द किसी की उपाधि हो जाए, तब आपको बहुव्रीहि समास करना है। ये कमल की उपाधि है भाई, सरसी रूह किसकी उपाधि है, कमल की उपाधि है, तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आज अपने जो प्रश्न जितने भी दिए हैं उसमें थोड़ा सा फॉन्ट मैंने चेंज किया है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉन्ट इस वजह से दिया था कि वो थोड़ा डार्क फॉन्ट था। जितने पीछे वीडियो बनाए थे हालांकि वो अट्रैक्टिव जरूर थे, लेकिन फॉन्ट थोड़ा डार्क था। आज आपको ब्लैक एंड व्हाइट में फॉन्ट दिया है। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, ये तो बहुत सरल है भाई। ये भारत शब्द के ई शब्द लगने से ये भारतीय बना है। भारत शब्द के कौन सा प्रत्यय लग रहा है, तो ई प्रत्यय लग रहा है। ये 5वें में 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। ये नराधम में समास है। नराधम में समास है, नर है जो अधम। ठीक है ना। अधम है जो नर, या नर है जो अधम, या अधम है जो नर, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें विशेषण विशेष्य बन रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, तो इसमें विशेषण है विशेष्य बन रहे हैं। विशेषण विशेष्य हो तो वहाँ कौन सा समास होता है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है। अगला अपने पढ़ते हैं। स्वास्थ्य में प्रत्यय बताइए। स्वास्थ्य में प्रत्यय ना,
तो स्वास्थ्य शब्द है, तो स्वास्थ्य में प्रत्यय देखा जाएगा, तो स्वास्थ्य में प्रत्यय देखें तो स्वास्थ्य में प्रत्यय पहले अपने छांटना पड़ेगा, प्रत्यय कैसे बनता है। स्वस्थ शब्द है, इसके ये प्रत्यय लगने से ये स्वास्थ्य बनता है, तो इसमें ये प्रत्यय है, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ये प्रत्यय है। इसमें स्व उपसर्ग है, याद रखना। कई जगह कई बार जैसे RS में इसमें पूछा गया था, ये स्व शब्द से बने दो उपसर्ग बताइए, तो इसमें स्व उपसर्ग है, ठीक है ना। प्राकृत शब्द में प्रत्यय है, प्राकृत शब्द है ना, वो प्रकृति के ए प्रत्यय लगने से प्राकृत बनता है, ये प्रकृति के ए लगने से प्राकृत बनता है, ठीक है। प्राकृत एक भाषा का नाम है जो जैनों की मुख्य भाषा थी। अभीष्ट में अभीष्ट में उपसर्ग बताइए। ये जो अभीष्ट शब्द है, ये अभीष्ट शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो अभी के इष्ट शब्द लगने से ये अभीष्ट बन जाएगा, अभी के इष्ट लगने से ये अभीष्ट बन जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा आ सकता है, तो यही उपसर्ग आएगा, अभी उपसर्ग है इसमें, ठीक है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये प्रश्न एक बार एक दो टेस्ट में शायद मैंने आपको पहले करवाया था, बताओ इसका सॉल्यूशन देखो। ये जो भाववाचक संज्ञा नहीं है ना, इसमें लिखाई, सिंचाई, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा, रजाई तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ जी, अगला देखते हैं, चतुरानन में संधि है। ये तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है भाई, बहुत बार करवाया हुआ आपको। चतु प्लस में आनंद से मिलकर ये चतुरानन बनता है, चतु के आनंद लगने से ये क्या बनता है, तो चतुरानन बनता है। तो कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें विसर्ग संधि होती है। इसमें दीर्घ संधि मत कर देना, ये रिपीट होगा प्रश्न, देख लेना आपके मुख्य एग्जाम में, इसमें दीर्घ संधि नहीं होती। सामर्चा, समर्चा नहीं, ये सामर्चा होता है भी मूल तौर से, इसको अपने सामर्चा, ये जो सामर्चा शब्द है, सामर्चा, ठीक है ना, ये सामर्चा शब्द है। सामर्चा का संधि विच्छेद देखें ना, सामर्चा का, तो सामर्चा का संधि विच्छेद होता है साम प्लस में ऋचा, ऋचा का अर्थ होता है पद, पाठ, सर्ग, भाग, ये ऋचा शब्द बनता है। ए के बाद में री की ध्वनि आ जाए ना, ये ए के बाद में री की ध्वनि आ रही है, तो ए के बाद में री की ध्वनि आ रही है, तो ये कौन सी संधि बन रही है, तो ये गुण संधि बन रही है भाई, ठीक है ना। सामर्चा में कौन सी संधि होती है, तो गुण संधि होती है। श्री मच्छंकर में संधि है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है भाई। अपने श्री मच्छरत चंद्र याद करते हैं, बहुत बार पेपर में आता है श्री मच्छरत चंद्र, ठीक है। श्री मच्छरत चंद्र में संधि विच्छेद, तो श्री मच्छरत चंद्र का संधि विच्छेद होता है श्रीमत शरत प्लस में चंद्र, ठीक है। श्रीमत शरत प्लस में चंद्र, और इस श्री मच्छंदर का संधि विच्छेद, मच्छंकर का संधि विच्छेद होता है श्रीमत प्लस में शंकर, ठीक है। अब तय के बाद में सह सलजम आ रहा है ना, तो दोनों मिलकर चय छह बन जाते हैं, ये चय छह बन जाते हैं। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है भाई। दोनों उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। सत प्लस में शासन से बना नया शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी LDC के पेपर में आए थे ऐसे उदाहरण, अभी LDC 2024 के पेपर में आए थे, ये LD 2024 के पेपर में ऐसे ही उदाहरण पूछे गए थे। सत प्लस में शासन से बना नया शब्द है, तो तय के बाद में सह सलजम, वही 13वें प्रश्न वाला ही है ये। तय के बाद में सह सलजम आ जाए तो दोनों मिलकर चय छह बन जाते हैं, तो सच्छासन हो जाएगा ये नहीं होगा, ये याद रखना भाई, ऐसे ऑप्शन ही पूछे जाते हैं। पर्यूषण में संधि है, तो पर्यूषण में संधि है तो पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस में उषण, परि के उषण लगने से क्या बनता है, ये पर्यूषण बनता है। ई के बाद में एस मान सर आ रहा है ना, ऊ, तो ई का ये बन जाता है, ई का ये बन जाता है, तो कौन सी संधि है, यण संधि है इसमें। स्वच्छंद का संधि विच्छेद छांटिए, ये RS मैथ्स में आया हुआ उदाहरण है भाई, RS मेंस परीक्षा में पूछा गया उदाहरण है ये। हाँ, स्वच्छंद का संधि विच्छेद स्व प्लस में छंद से मिलकर स्वच्छंद बनता है ये, ठीक है ना। स्वर के बाद में ये जो स्वर है ना, ए स्वर है, इसके बाद में कभी भी छह आ जाए तो बीच में चय का आगम हो जाता है, इस चय का आगम हो जाता है, ये संधि है। 16 में एक उत्तर हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ये जो हरिषिकेश है ना, हरिषिकेश का संधि विच्छेद होता है हरिषिक और प्लस में ईस। ये जो वर्षा ऋतु शब्द का संधि विच्छेद है ना, इसका संधि विच्छेद होता है वर्षा प्लस में ऋतु। महोर्जा का संधि विच्छेद होता है महा प्लस में ऊर्जा, महा के ऊर्जा शब्द लगने से ये महोर्जा बनता है। अब मातृर्थ शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद होता है मातृ प्लस में अर्थ, मातृ के
अर्थ लगने से मात्रार्थ बन रहा है, तो इसमें री के बाद में एस आंसर आ जाए तो री का रे बन जाता है, री का रे बन जाता है, ये वाला रे। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है भाई। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाएगा मात्रार्थ में। ये पीपीटी में आपको टेलीग्राम पे और जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उसमें सेंड कर दूंगा साथ साथ में ही। वटवृक्ष में संधि है, वटवृक्ष में संधि कौन सी होती है, तो वटो प्लस में रिक्स से वटवृक्ष बनता है, ये वटो प्लस में रिक्स। ठीक है ना, वटो प्लस में रिक्स में तो अयादी संधि है ये। अर्धविराम है ये ना अर्धविराम है, तो ये नाम का अर्धविराम होता है, ध्यान रखना। दो ये तो क्या है कि अर्ध विसर्ग चिन्ह है ये। ठीक है, विसर्ग चिन्ह, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, ये अपूर्ण विराम है मूल तौर से, अर्धविराम ये है उत्तर इसका। ठीक है, ये जो होते हैं उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह या ऊपरी विराम चिन्ह है। ये उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, ऊपरी विराम चिन्ह में जो इकहरा होता है, ऊपर वाले दोहरा है, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले इकहरा है। हरीश तुम कहाँ से आ रहे हो, इस वाक्य में हरीश शब्द के बाद में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, हरीश शब्द के बाद में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इस चिन्ह का नाम क्या है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। किस क्रमांक में सही विराम चिन्ह लगा है, ठीक है ना, सही विराम चिन्ह लगा है, राम अब तुम सो जाओ, तुम अब सो जाओ, वाह आप खूब है, ये तो सही नहीं है भाई। श्याम तुम आ गए, आ गए, आ गए, तो इसमें तो ये पूर्ण विराम है। अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो राम अब तुम अब सो जाओ, ये वाला शुद्ध है, इसमें सही विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। ऐसे प्रश्न ही पूछ ही जाते हैं। ये कौन सा चिन्ह है, जैसे अपने सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर आएगा रा उ मा वी, तो ये कौन सा चिन्ह है, इसको बोलते हैं संक्षेपण चिन्ह। ठीक है, कौन सा चिन्ह बोलते हैं इसको, संक्षेपण चिन्ह, या फिर इसको बोलते हैं लाघव चिन्ह, ये उत्तर हो जाएगा इसका। हाँ, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है, ये संवदिया कहानी में, याद करो जो भी बच्चे हिंदी साहित्य के हैं वो हिंदी साहित्य के बच्चे याद करो, 12वीं क्लास में फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लगती है, संवदिया कहानी। उस संवदिया कहानी में जो ये है ना संवदिया हरगोबिंद है, हरगोबिंद संवदिया है, जो वो हरगोबिंद वो जो बड़ी बहुरिया से कहता है कि बड़ी बहुरिया आप गांव छोड़कर मत जाओ, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप चली तो नहीं जाओगी ना। उसके बाद में ये चिन्ह लगते हैं उसमें, और वही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ये कौन से चिन्ह है, ये लोप चिन्ह है भाई। कौन से चिन्ह है ये लोप चिन्ह है। ये प्रश्न वो जो चली तो नहीं जाओगी, जो संवदिया कहानी में ना, वहां से वो पत्र बोलता है। अल्प विराम, ये अभी रीट मेंस में पूछा गया था, ठीक है ना, रीट मेंस में पूछा गया था। अल्प विराम तो कोमा जिसको बोलते हैं उसको अल्प विराम बोलते हैं। कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है, इसके 3 नाम है भाई, ठीक है ना, 3 नाम है। इसको अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है। कौन सा चिन्ह बोला जाता है, अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है। इसको ऊपरी विराम चिन्ह भी बोला जाता है। कौन सा चिन्ह बोला जाता है, ऊपरी विराम चिन्ह बोला जाता है, या फिर इसको उद्धरण भी बोला जाता है। कौन सा चिन्ह बोला जाता है, उद्धरण। और ये जो डबल है ना, ये जो डबल है, इसको तो दोहरा बोला जाता है, और अगर ये सीधा हो जाए तो इसको बोला जाता इकहरा। क्या बोला जाता, इकहरा अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम चिन्ह। हाँ जी, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, ये वही है लोप चिन्ह। वाक्य में छोड़े गए स्थान पर जहां वाक्य पूरा होता है, दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तो नहीं होता, दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए नहीं होता, पढ़ते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इस विराम चिन्ह का उपयोग नहीं होता। ये तो क्या होता है, वाक्य में छोड़े गए स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको समास चिन्ह बोला जाता है।
याद करो, माता पिता शब्द है तो माता पिता शब्द के बीच में जो चिन्ह का प्रयोग होता है ना, उसे समास चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये माता पिता शब्द है, माता पिता शब्द, इसके बीच में जो ये चिन्ह है ना, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। कौन सा चिन्ह बोला जाता है? योजक चिन्ह। दूसरा इसका नाम क्या है? समास चिन्ह। याद रखना भी, पेपर में पूछा जा सकता है। किसी वाक्य में विराम, किस वाक्य में या किसी वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, ठीक है, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, प्रश्न पूछा जा रहा है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। अब देखो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। अब देखो, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। एक तो ये प्रश्न, और एक पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है, विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें देखो, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन दोनों में विवाद है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है या फिर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। तो पिता पुत्र में झगड़ा हो गया ना, पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। अब विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, अब यहां विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसे आएगा ये। ठीक है, इसमें मतलब है गलत विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगले देखो, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ 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 है। अब इसका सही जो, इसमें देखो, जैसे ये दोनों तो सेम से ही लग रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये जो दोनों है ना, देखो सेम से लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक चेक करो, इसमें कहाँ थोड़ी सी भी गलती रखी है, थोड़ी सी मामूली मिस्टेक है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, और जो पत्र आज आया है कहाँ है, कहाँ, एक तो कहाँ आ रहा है, एक कहाँ आ रहा है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। जो पत्र आज आया है कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। कठिन शब्द को, एक ये विवरण चिन्ह होता है। विवरण मतलब है क्या है कि विसर्ग के एक निदेशक होता है, ठीक है, ये निदेशक चिन्ह होता है, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं, ठीक है, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं, ये ऊपरी उपविराम होते हैं। उपविराम तो वैसे प्रश्न ही नहीं आता, ये ऑप्शन में नहीं है, अपने सिलेबस में ही नहीं है ये तो उपविराम। तो विवरण चिन्ह, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो विवरण चिन्ह का, निदेशक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, या फिर ऊपरी विराम का। सोचो इसमें कौन सा उत्तर हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ओल्ड पेपर में आया हुआ है भाई, पहले के पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा इसमें किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, विवरण चिन्ह ये होता है, ये विवरण चिन्ह होता है, ये निदेशक चिन्ह है, और ये जो है ये कोष्टक है। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, छोटा मजला बड़ा ऐसे कुछ होते हैं ये। हाँ जी बताइए, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें जैसे किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए इस विवरण चिन्ह का उपयोग होता है। विवरण मतलब पूरा वाक्य दिया जाता है, उसका अर्थ दिया जाता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा के बाद में ऐसे स्पष्ट होकर उसकी परिभाषा आ जाएगी वो सारी की सारी। अगला देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय मतलब सही समय पर समय के अनुसार दवा देनी चाहिए, ठीक है, वह सदैव ही। अब सदा के आगे क्या लगता है, एव लगता है, और इस एव का अर्थ भी क्या होता है, ही या फिर भी होता है। आपको बताया हुआ है भाई, सबको बताया हुआ है जो वीडियो देख रहे हैं। तो इस एव का अर्थ ही या भी होता है, तो ये गलत है भाई व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है ना, बाकी सारे शुद्ध है।
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। दर्शनीय स्थल है वो भी देखने योग्य। यह डब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया और आज की वर्तमान स्थिति में देश असमंजस में है। आज की स्थिति में या फिर वर्तमान स्थिति में, केवल और मात्र दर्शनीय स्थल और देखने योग्य, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, ये शुद्ध हो जाएगा इसका। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? सभा भवन में अनेक उपस्थित थे, संभवतः वह आज अवश्य आएगा। संभवतः वह संभावना है कि वह आज अवश्य आएगा। पुस्तकालय में अनेकों पुस्तक हैं, अनेकों पुस्तक हैं, तो पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये वैसे गलत हो जाएगा। इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट मत होने देना, ये रहस्य हमेशा क्या होता है? गुप्त होता है। सभा भवन में अनेक उपस्थित थे, ठीक है, सभा भवन में अनेक उपस्थित थे मतलब बहुत सारे उपस्थित थे, ये शुद्ध हो जाएगा इसका। वह उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ठीक है। यह महिला विदुषी है, ठीक है। अशुद्ध पूछा गया है इसमें, ठीक है ना, ये याद रखना, अशुद्ध पूछा गया है इसमें। वहां कौन कौन से लोग आए थे? वहां कौन कौन से लोग आए थे? अब वहां कौन कौन से मतलब लोग आए थे, देखो अशुद्ध वाक्य पूछा गया। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, वह उत्तीर्ण हो गया। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, वह महिला विदुषी है, ये शुद्ध है। वहां कौन कौन से लोग आए थे, वहां कौन कौन से लोग आए थे, ये भी शुद्ध है। अब इसमें ये देखो कि इसमें पूछा गया है अशुद्ध वाक्य। अब गुण हमेशा श्रेष्ठ ही होते हैं। गुण, बुरे गुण कौन से हो सकते हैं? दुर्गुण, ठीक है। दुर्गुण मतलब बुरे गुण नहीं हो सकते, गुण का विलोम शब्द दोष हो सकते हैं, दुर्गुण नहीं होते भी, ठीक है ना। तो ईमानदारी मनुष्य का गुण है, ये अशुद्ध हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब तम का अर्थ भी सबसे सुंदर होता है, सबसे है तम का अर्थ, तो वाक्य में अशुद्धि है, तो ये अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है। या तो सबसे हट जाएगा या फिर तम हट जाएगा, दोनों में से एक हो जाएगा, तो इसमें अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। आंखों में आंसू आता थोड़ी ही है, आंखों में तो आंसू आते हैं, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन। ये मैंने वैसे तो नोट करवाया हुआ है, और भी नोट कर लेना। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, वचन, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सदैव, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। किसमें प्रयुक्त होंगे? बहुवचन में, ठीक है। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। अब इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें क्रमभंग संबंधी अशुद्धि है भाई, इसमें क्रमभंग संबंधी अशुद्धि है। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, ये देश है, ये पहले आ जाएगा। देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। तुमने हमारा नाक में दम कर दिया। अब तुमने हमारी नाक में दम कर दिया, ठीक है, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। यह चित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर के स्थान पर ये जो बड़ा के स्थान पर बहुत सुंदर है, ऐसे आ जाएगा। ये बड़ा सुंदर नहीं है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। सह भी लग रहा है इसमें और सहित भी लग रहा है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े। मैंने गृह कार्य कर लिया है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े। मैंने गृह कार्य कर लिया है, शुद्ध है भाई। सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ये शुद्ध हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये तो है 40% अपने व्याकरण के 40% थे। अभी अपने जो बात करेंगे वो करेंगे बात कि कुछ प्रश्न अपने 30-35 प्रश्न लेके आया हूँ इतिहास के, हिंदी साहित्य के इतिहास के 35 प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। तो वो 35 प्रश्न भी आपके लिए बहुत कारगर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी साथी जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो, और
अपने जितने भी फेसबुक स्टेटस है या फिर व्हाट्सएप स्टेटस है या फिर इंस्टाग्राम स्टेटस है या फिर टेलीग्राम स्टेटस है, वहाँ इसको शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अपने जो भी नए साथी जुड़े उनको बता दें कि अपने हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य जो अपने ग्रामर की है और साहित्य की क्लास ले रहे हैं, इसमें 40% ग्रामर के हैं अभी मैं 35% और आपको साहित्य की ओर करवाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे मेन एग्जाम के लिए। अपने 41वां प्रश्न देख रहे हैं, छायावाद की लघुत्रयी में शामिल नहीं है। याद रखना, पिछली बार के पेपर में एक प्रश्न आया था कि वृहदत्रयी कौन कौन सी है। वृहदत्रयी है ना, वो तो प्रसाद, पंत और निराला, ये तो वृहदत्रयी है। और जो लघुत्रयी है ना, वो वर्मा 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 से याद कर लेना, वर्मा वर्मा वर्मा। और इसके साथ साथ में कई जगह ये जो भगवती चरण वर्मा है ना, इसके साथ में याद रखना ये माखनलाल चतुर्वेदी आता है ऑप्शन में, कई जगह माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन में मिलता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर भगवती चरण वर्मा ऑप्शन में नहीं हो या माखनलाल चतुर्वेदी दिया हुआ होता तो आप दिनकर ही उत्तर मानते, इसका लघुत्रयी में शामिल नहीं है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी कई पेपर में पूछा गया था और उसमें भगवती चरण वर्मा के स्थान पर पूछा गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है ना, ये हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी, वेणीलो गुंजे धरा, ये अभी कॉलेज लेक्चरर 2024 में आई थी ये रचना। हाँ, ये उन्मुक्त है, ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है ये सियाराम शरण, सॉरी एक बार ये मिटा देता हूं मैं दोबारा, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त की रचना है ये, ठीक है ना, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा की रचना नहीं है। कुमकुम, कवासी, अपलक, रेणुका, हुंकार, रश्मि, द्वंद्व गीत की हाय, वो सारी की सारी रचनाएं है ना, याद रखना वो सारी की सारी रचनाएं दिनकर की है। किसकी रचनाएं हैं? तो वो सारी की सारी दिनकर की रचनाएं हैं। दिनकर का पूरा नाम अभी अपने पढ़ा था, क्या है? तो दिनकर का नाम पूरा नाम है रामधारी सिंह है, ठीक है, ओज के कवि दिनकर। अगला प्रश्न है, त्रिधारा और मुकुल किसकी रचनाएं हैं? त्रिधारा और मुकुल अपने बोलते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जो रचनाएं हैं वो रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना, जो अपने बचपन में पढ़ा करते थे, उसी की है त्रिधारा और मुकुल रचना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। हल्दी घाटी और जौहर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ऐसे मानो कि हर स्कूल लेक्चरर में, हर एक स्कूल लेक्चरर के बाद में दूसरे स्कूल लेक्चरर में, हर सेकंड ग्रेड के बाद में दूसरे सेकंड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर तक में ये प्रश्न आता है, ठीक है। हल्दी घाटी और जो जौहर है ना, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है, हल्दी घाटी और जौहर। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? अब देखो, उर्वशी, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत की हाय, ये जो रश्मि रेखा रचना है, अब देखो आपने कभी पढ़ी होगी रश्मि रथी, रश्मि रथी तो इसकी रचना है, ये जो रश्मि रथी तो इसकी रचना है, रश्मि रथी, ये रश्मि रथी तो इसकी रचना है। और ये जो रश्मि रेखा रचना है ना, ये जो रश्मि रेखा रचना है, ये रश्मि रेखा रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है भाई। किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है रश्मि रेखा। हाँ जी, केदी और कोकिला, ठीक है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआ, मेरा 10 फुट का संसार, तेरा नभ नभ में संसार, तेरे गीत कहावे वहां, रोना भी मुझे गुनाह, जैसी जो पंक्तियां हैं वो केदी और कोकिला की पंक्तियां हैं। पुष्प की अभिलाषा में पुष्प की इच्छा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने आवे जहां वीर नेक। ये जो पंक्तियां हैं ये पुष्प की अभिलाषा की पंक्तियां हैं ये। तो ये रचना दोनों की दोनों कविता है ना, दोनों की दोनों कविता, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, भी बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये दोनों के दोनों। केदी और कोकिला अपने एनसीईआरटी के 9th क्लास के सिलेबस में लगा करती है। पुष्प की अभिलाषा पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में लगा करती थी। मौर्य विजय रचना किसकी है?
ये जो मौर्य विजय रचना है ना, ये जो मौर्य विजय रचना है, ये जो मौर्य विजय रचना है, ये मौर्य विजय रचना है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। याद रखना, सियाराम शरण गुप्त की रचना है, क्योंकि इसमें थोड़े ऑप्शन मैंने और ही सरल दे दिए थे। श्याम नारायण पांडे की 2 ही रचना है, हल्दी घाटी जौहर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की वो जो की कविताएं हैं सारी की सारी, सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविताएं अपने पढ़ी है, मुकुल और त्रिधारा, तो ये सियाराम शरण की गुप्त की रचना हो जाएगी। अब देखो, महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित, ठीक है ना, महाभारत के पात्र ये कर्ण, ये वाला कर्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है? समर्पण, उर्मिला, रश्मि रेखा और रश्मि रथी, दोनों में से एक हो सकती है। अभी अपने रश्मि रेखा पढ़ा था, ठीक है, रश्मि रेखा अभी अपने पढ़ा था, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना थी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना थी। तो ये जो रश्मि रथी है ना, ये महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। रश्मि रथी किसकी रचना है? ये दिनकर की रचना है, याद रखना, ठीक है। किस कवि ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्र कवि? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। डिप्टी राष्ट्र कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि अर्थात सेकंड राष्ट्र कवि अपने आप को दिनकर माना करते थे। दिनकर अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानते थे मैथिली शरण गुप्त के सामने। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट है ये सरल, ये यूनिवर्सल प्रश्न है। यूनिवर्सल प्रश्न का मतलब है कि हर एक दूसरे एग्जाम में सरल प्रश्न है। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा है। महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित रचना जिसमें भीष्म युधिष्ठिर संवाद है, ठीक है। महाभारत के शांति पर्व पर आधारित रचना जिसमें भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है, वो रचना कौन सी है? वो रचना है भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद, वो रचना है कुरुक्षेत्र। याद रखना, वो रचना कौन सी है? वो कुरुक्षेत्र रचना है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र रचना है, याद रखना। वो इसमें ऑप्शन थोड़े गलत है। इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा तो भारत चीन युद्ध पर आधारित है। रश्मि रथी उसमें कर्ण के जीवन पर आधारित है। इतिहास के आंसू नहीं है, शांति पर्व पर आधारित तो कुरुक्षेत्र रचना है। राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का कवि, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का कवि रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर को भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात कवि है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात कवि कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात कवि कौन है? तो वो है, सॉरी, कवित्री कौन है? तो वो महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपने। कौन सी रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? कौन सी रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? ये जो आंसू रचना है ना, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य ये निराला ने कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें क्या कहा था? रहस्यवाद का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य कहा था। ये जो डॉक्टर नगेंद्र ने है, इन्होंने इनको चेतना का महाकाव्य कहा था। रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। और ये जो नामवर सिंह थे, इस नामवर सिंह ने नंद दुलारे वाजपेयी ने तो रसात्मक इतिहास कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना का इतिहास कहा। ये आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, सभ्यता है ना, सभ्यता का नाम ही कामायनी है, इसे याद रख लेना, ठीक है। हाँ, छायावाद का श्लाघा पुरुष, श्लाघा का अर्थ है वैसे महान, महान, शक्तिशाली, महान पुरुष। छायावाद का श्लाघा पुरुष है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष है नागार्जुन। प्रयोगवाद का श्लाघा पुरुष है वो है अज्ञेय, ठीक है। सरोज स्मृति कब लिखी गई थी? सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में लिखी गई थी भाई। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। सरोज कौन है? सरोज निराला की पुत्री है, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम है, हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम है शोक गीत या शोक गीति कहा जाता है इसको, हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत है ये। पंत जी की कौन सी रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है?
प्रकृति की चित्रशाला पल्लव को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, प्रकृति की चित्रशाला पेंटिंग। आत्मा की आंखें, D.H. लॉरेंस की रचना का हिंदी अनुवाद। D.H. लॉरेंस की रचना का हिंदी अनुवाद आत्मा की आंखें, ये किसने लिखी थी? तो ये आत्मा की आंखें तो D.H. लॉरेंस की, दिनकर जी की रचना है ये, ठीक है ना। आत्मा की आंखें D.H. लॉरेंस की। झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वह खून कहूँ किस मतलब का जिसमें उबाल नरवानी है, वह खून कहूँ किस मतलब का जिसमें वो जीवन नहीं पानी है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है, इंपॉर्टेंट है भाई। निराला की कौन सी रचना की भूमिका? प्रसाद जी। प्रसाद जी कौन है यहाँ? जयशंकर प्रसाद है भाई। प्रसाद जी कौन है यहाँ? जयशंकर प्रसाद है। गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। मांसलवाद। अब मांसलवाद क्या होता है? मांसलवाद का मतलब है शारीरिक प्रेम। शारीरिक प्रेम, इसके जो रचिता कौन है? वो उत्तर छायावाद के स्वच्छंदतावादी कवि या फिर व्यक्तिवादी कवि जिसको बोलते हैं, वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल है इसके मांसलवाद के प्रवर्तक, ठीक है। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन ने किसके साथ मिलकर लिखी थी? महादेव वर्मा के साथ में। ये रचना सुमित्रा नंदन पंत के साथ में रहकर लिखी थी इन्होंने, ठीक है ना, खादी के फूल रचना। अब हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है? ये हालावादी है ना कवि, हालावादी कवि है ना। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है ये, जो प्रवासी के गीत। अब एक ये याद रखना, प्रवासी की डायरी है ना, ये प्रवासी की डायरी, मधुशाला, मधुबाला, बुद्ध और नाचगर, प्रवासी की डायरी, ये तो इनकी रचना है। ये जो प्रवासी के गीत है ये नरेंद्र शर्मा के है शायद, ठीक है ना। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा के है। किसने हालावादी काव्य को छई रोमांस और कुंठा का काव्य कहा? छई रोमांस, छई मतलब वो कह सकते हैं वायरल जिसको, या फिर टूटा हुआ एक प्रकार से, कुंठित एक प्रकार से। कुंठा का काव्य किसने कहा है? तो हेतु भारद्वाज ने कहा है इसको। हालावादी काव्य को। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल हरिवंश राय बच्चन की रचना है भाई। हरिवंश राय बच्चन की रचना है बंगाल का अकाल। किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की है बंगाल का अकाल। एक मिनट भाई, अगला अपने प्रश्न पढ़ते हैं। हाँ जी, जब भी मैं यूट्यूब पे जब भी लाइव आता हूँ ना, तो बच्चों की ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे फ़ोन पक्का करते हैं, फ़ोन करके ये पूछते हैं भी, और तो काम हमेशा काम रहता है उनको, लेकिन जब भी मैं लाइव आता हूँ तब उनको टाइम मिलता है मेरे से बात करने के लिए। तब वो ऐसे साबित करना चाहते हैं भी सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे ना, वो देखना चाहते हैं। महादेव वर्मा की कौन सी रचना पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव? वैसे देखा जाए तो महादेव वर्मा की प्रत्येक रचना पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, लेकिन ये जो इसकी रचना है ना रश्मि, इस रचना पर महादेव वर्मा की रश्मि रचना पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है, ठीक है ना। अगला अपने प्रश्न पढ़ते हैं। बुद्ध चरित एडविन अर्नोल्ड की लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। कह सकते हैं एशिया का दीपक, एशिया का प्रकाश स्तंभ जिसको कह सकते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। हाँ जी, देवरानी जेठानी की कहानी, ये देवरानी जेठानी की कहानी ये पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना उपन्यास है परीक्षा गुरु। माँ उपन्यास, माँ और भिखारिणी उपन्यास है, ये विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है, उपन्यास है ये। झूठा सच उपन्यास कितने भागों में लिखा गया था? 2 भागों में लिखा गया था। वतन और, पहले भाग का नाम था वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य, ठीक है, देश का भविष्य। पहले भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। हाँ जी, अर्धनारीश्वर उपन्यास है ना, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ये विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ है उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल, ये नाचो बहुत गोपाल है ना, ये दलित विमर्श का उपन्यास है। निर्गुणिया नाम एक पात्र है जो दलित महिला का, उस पर लिखा गया उपन्यास है।
ये किसका लिखा उपन्यास है? ये अमृतलाल नागर का लिखा हुआ उपन्यास है। अब अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास नहीं है? तुलसी के जीवन पर कौन सा लिखा था? तो मानसकांस लिखा था। सूर के जीवन पर कौन सा लिखा था? तो सूर के जीवन पर उन्होंने खंजर नयन लिखा था। अमृत और बस भी इनका एक विश्व उपन्यास है। ये जो तमस उपन्यास है ये भीष्म सानी का लिखा हुआ उपन्यास है, ठीक है ना, भीष्म सानी का उपन्यास तमस। सागर लहरे और मनुष्य, ठीक है, सागर लहरे और मनुष्य श्रीलाल शुक्ल का है, उदय शंकर भट्ट का है, या फिर राही मसूम रजा का है, या फिर विवेकी राय का है। सागर लहरे और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है भाई ये, ठीक है ना। सागर लहरें और मनुष्य याद रखना उदय शंकर भट्ट का है ये। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट की रचना है, उपन्यास है ये। राग दरबारी, हाँ राग दरबारी तो ये मानो नेट जेआरएफ के सिलेबस में पर्टिकुलर लगता है ये राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की का उपन्यास है ये राग दरबारी। जिंदगी नामा, जिंदगी नामा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जिंदगी नामा, ठीक है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रियमवदा का उपन्यास है। प्रियमवदा, प्रियमवदा, प्रियमवदा। एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स याद रखना। इसमें पति तो होता है वो कलेक्टर होता है और उनकी पत्नी एक व्याख्याता होती है, तो पत्नी को पति टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे करके वो नोट्स उसको वो कुछ ऐसे नोट्स वगैरह बनाती है, तो उससे उस पर लिखा गया ममता कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स। याद रखना ये अगर पेपर में पूछा जाए एक पति के नोट्स, है ना, एक पति के नोट्स, ये किसका है? तो ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है, ठीक है। ये उपन्यास किसका है? तो ये महेंद्र भल्ला का है। और एक पत्नी के नोट्स किसका है? तो ममता कालिया का है। पीली आंधी, पीली आंधी याद रखना मारवाड़ी लोगों पर लिखा गया। मारवाड़ी कुछ लोग थे वो कलकत्ता में जाके बस गए थे, वहां पर उनके जो सीनियर लोग थे उन सीनियर लोगों पर अर्थात वृद्ध जीवन पर आधारित उपन्यास है ये। अब की बार कॉलेज लेक्चरर 2024 में आया है, ठीक है। और ये जो पीली आंधी से ऐसे याद रखना, पै से पीली आंधी और पै से प्रभा खेतान, पीली आंधी ये वृद्ध जीवन पर आधारित है। कठगुलाब, कठगुलाब रचना किसकी है? तो कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है ये। कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता, चंद्रकांता सतती। ये जो कुसुम लता नहीं है ये कुसुम कुमारी है। ये कुसुम कुमारी उपन्यास है ना, ये भी देवकीनंदन खत्री का है। ये जो भागवती है सरदाराम फ्लोरी का उपन्यास है ये। तो ये किसका उपन्यास है? ये सरदाराम फ्लोरी का। आज के जो ये 85 प्रश्न थे, ये 85 प्रश्न आपको कैसे लगे? आज शायद ज़्यादा प्रश्न हो गए तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो है वो लंबा चल गया, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। आप बाद में भी इसको डाउनलोड करके या फिर बाद में जब भी आप फ्री टाइम में हो, कहीं कोई सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं कोई फ्री टाइम में बैठे हो, कहीं कोई इसी के घर गए हुए और वहाँ कोई इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको टाइम मिल गया तो टाइम में वो देख सकते हो, या फिर कोचिंग में गए हुए हो, मार्केट में गए हो, कहीं हॉस्पिटल में बैठे हो, कहीं बस स्टैंड पर बैठे हो, रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, आपका टाइम पास करने का कोई साथ माध्यम नहीं है, तो आप इस वीडियो को चला कर आप तैयारी अपने सॉलिड कर सकते हैं। ये जो 85 प्रश्न आपको कैसे लगे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई। और इसके साथ साथ में ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आपके लिए जो मूल तौर से स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के मार्फत, रीड के मार्फत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ, उन प्रश्नों में से ये एक है ये वीडियो, ठीक है ना। ये जो 85 प्रश्न है याद रखना, जब भी सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का या फिर रीड का कोई भी हिंदी का एग्जाम होगा, मैं स्क्रीनशॉट डाला करूंगा कि इनमें से यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, तो इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से याद कर लेना भाई, ठीक है ना। और इनके स्क्रीनशॉट ले लेके यूट्यूब पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लेके और बाद में इनको जब भी टाइम मिले उनको देख सकते हो। ये जितने भी 85 प्रश्न है इनकी मैं PDF भी डाल दूंगा। ये जो PPT बनाई हुई है ना, ये सही की PPT बनाई हुई है, ये PPT मैं आपको टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ताकि आगे भी आपके काम आए। ये जब भी आपको टाइम मिले तो ये आगे भी आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो सभी को नमस्कार,
मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को राम राम। आप अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, तैयारी ज़बरदस्त करते रहो। वैकेंसी अभी थोड़े दिन बाद में आने ही वाली है। ऐसे हो सकता है कि आप मार्केट से घर आ रहे हो, मोबाइल संभाल के देखो तो स्टेटस में स्टेटस ही स्टेटस लग रहे हैं लोगों के कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई। ऐसे होगा, अपनी तैयारी को मजबूत रखो, आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाएगा। ठीक है, इसी उम्मीद, इसी आकांक्षा के साथ सबको जय हिंद, नमस्कार।